Hello, students of class 7th. Today I shall teach you remaining part of chapter 1 of science. Now heterotrophic nutrition. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आप पहले पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर का जो पहला हिस्सा था। आगे की बात करते हैं इसमें हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Organisms that are not capable of synthesizing their food and are dependent on other organisms for their food requirement are called heterotrophs. जीव that are not capable of synthesizing their food, जो कि अपना भोजन संश्लेषित करने के योग्य नहीं होते या नहीं कर सकते, and are dependent on other organisms for their food requirement, और अपनी भोजन की आवश्यकताओं के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, उनको कहते हैं हेटरोट्रॉप्स अर्थात परपोषी। हेट्रोस अदर्स यानी जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। एज दीज ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड कंज्यूमर्स। जैसा कि वो अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए, इसलिए इनको उपभोक्ता भी कहते हैं। कंज्यूमर मीन्स उपभोक्ता। ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, सभी जानवर मनुष्य सहित बिलोंग टू दिस कैटेगरी, इस श्रेणी में आते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नोन एज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो पोषण का जो पौधे हरे नहीं होते उनमें और जानवरों में ये जो पोषण का तरीका है उसको कहते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अर्थात परपोषी पोषण। हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। जो परपोषी पौधे होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं होती है। ईस्ट, मशरूम्स एंड मोल्ड्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन ग्रीन प्लांट्स। तो ईस्ट है, मशरूम है, मोल्ड्स जिसको हम लोग फफूंद भी कहते हैं, ये कुछ उदाहरण हैं उन पौधों के जिनमें कि क्लोरोफिल नहीं होता है। कैन यू नेम अदर्स? क्या आप कुछ अन्य पौधों के भी नाम जानते हैं? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन नॉन ग्रीन प्लांट्स। जो पौधे हरे नहीं हैं, जिनमें क्लोरोफिल नहीं है, उनमें हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के विषय में देखेंगे। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन नॉन ग्रीन प्लांट्स आर ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स। नॉन ग्रीन प्लांट्स में हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो निम्नलिखित 3 प्रकार से होता है। पहला सेप्रोट्रॉफिक, दूसरा पैरासाइटिक और तीसरा सिम्बायोटिक। सेप्रोट्रॉफिक क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। पोषण का वह प्रकार, वह तरीका जिसमें कि जीव जो है वो मरे हुए या सड़े हुए पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, वो कहलाता है आपका सेप्रोट्रॉफिक अर्थात मृतजीवी, है ना। मृतजीवी पोषण है ये। जैसे ईस्ट, मोल्ड्स, मशरूम। पैरासाइटिक में देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो पोषण का वह तरीका जिसमें कि जीव जो है डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जीव जो है दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि कुस्कुटा, ये परजीवी कहलाते हैं पैरासाइटिक। कुस्कुटा बोले तो आपने अमरबेल के बारे में सुना होगा। अमरबेल आप सभी जानते हैं, पीले कलर का होता है, ये परजीवी होता है, दूसरे पौधों पर रहता है और उन्हीं का बनाया हुआ भोजन ग्रहण करता है। सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच 2 लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। ये जो है सहजीवी पोषण होता है, सहजीवी। इसमें क्या होता है कि 2 जीवित जो है साथ साथ रह करके उनके पारस्परिक लाभ लेते हैं एक दूसरे का, जैसे राइजोबियम और एक लिचेन, ये 2 एग्जाम्पल्स हैं। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है मृतजीवी पोषण। क्या है ये? मृत पोषित ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। वे जीव जो कि फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग, मरे हुए और सड़े हुए
कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स, उनको कहते हैं मृत पोषी या मृत जीवी। अदर टर्म्स यूज्ड फॉर सेप्रोट्रॉप्स विद द सेम मीनिंग आर सेप्रोफाइट्स एंड सेप्रोबायोन्ट्स। इनके लिए अन्य भी शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं विद द सेम मीनिंग, समान अर्थ वाले। सेप्रोफाइट भी कहते हैं इनको और सेप्रोबियोन्ट्स भी कहते हैं। सेप्रोट्रॉप्स सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड ऑर्गेनिक मैटर। सेप्रोट्रॉप्स जो है वो कुछ पाचक जूसेस छोड़ते हैं जो डेड, मरा हुआ जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसके ऊपर कुछ डाइजेस्टिव मैटर छोड़ते हैं। इट इज़ देन डाइजेस्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म्स। ये उसको जो है तब पाच्य और साधारण घुलनशील अवस्था में परिवर्तित कर देता है। द सॉल्युबल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन आर देन एब्जॉर्ब्ड बाय द सेप्रोट्रॉप्स। तब इनके द्वारा जो है ये घुलनशील और पाचक पदार्थ जो है वो अवशोषित कर लिया जाता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो पोषण का वह प्रकार जिसमें जीव पोषक तत्व प्राप्त करते हैं मरे हुए और सड़े हुए पदार्थों से, उसको कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अर्थात मृतजीवी पोषण। सेप्रोट्रॉप्स आर ऑल्सो कॉल्ड डिकम्पोजर्स। इनको जो है डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। डिकम्पोजर्स कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स को जो है डिकम्पोजर कहते हैं, अपघटक। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ सेप्रोट्रॉप्स आर फंगी लाइक मोल्ड्स, ईस्ट, मशरूम एंड मैनी बैक्टीरिया। इनके जो आम उदाहरण हैं वो फंगी है, मोल्ड है, ईस्ट, मशरूम है और बहुत सारे बैक्टीरिया भी है। फंगी आर मोर कॉमनली सीन ग्रोइंग ड्यूरिंग रेनी सीजन। फंगी को जो है आम तौर पर बरसात के मौसम में आम तौर पर उगता हुआ देखा जा सकता है। दे ग्रो ऑन प्लांट एंड एनिमल ऑर्गेनिक मैटर। और ये जो है पौधे के और जानवरों के कार्बनिक जो अवशेष होते हैं उन पर पैदा होते हैं। लाइक क्लॉथ्स, जैसे कपड़े है, अचार है, जैम है, ब्रेड है, लेदर, लकड़ी एंड पेपर और कागज़ है। फंगी ग्रुप ऑफ प्लांट्स लैकिंग क्लोरोफिल। पौधों का ऐसा समूह जिसमें क्लोरोफिल की कमी होती है, क्लोरोफिल होता ही नहीं है। सो दे लेड हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ लाइफ। इसलिए वो जीवन की हेटरोट्रोफिक मोड में होते हैं। हेटरोट्रोफिक जो तरीका है उससे जो है अपना जीवन जीते हैं। देयर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मास ऑफ वेरी फाइन एंड कॉटनी थ्रेड्स। उनका जो शरीर है वो बहुत छोटी छोटी सूती धागों जैसी संरचना से बना होता है जिनको कहते हैं हाइफे। नाउ एक्टिविटी 5, एम क्या है? टू ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ ब्रेड मोल्ड। ब्रेड पर जो है फफूंद को देखना है, निरीक्षण करना है किस तरीके से उसकी वृद्धि होती है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड: स्लाइस ऑफ ब्रेड, प्लास्टिक बैग, ओवन एंड रेफ्रिजरेटर। तंदूर चाहिए, रेफ्रिजरेटर चाहिए, प्लास्टिक बैग्स चाहिए और ब्रेड का टुकड़ा चाहिए। प्रोसीजर क्या है? कट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड इनटू 3 पीसेस। एक ब्रेड के टुकड़े को 3 भागों में विभाजित करेंगे। टू द फर्स्ट पीस, पहले टुकड़े पर स्प्रिंकल वाटर, कुछ पानी छिड़क देंगे। कीप इट इन अ प्लास्टिक बैग एंड सील इट, और इसको एक प्लास्टिक के थैले में रख करके बंद कर देंगे। लीव द सेकेंड पीस इन एन ओवन टू ड्राई, और दूसरे भाग को एक तंदूर में रख देंगे सूखने के लिए। व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली ड्राई पुट इट इन द सेकेंड प्लास्टिक बैग, और जब ये पूर्ण रूप से सूख जाएगा तो इसको दूसरे प्लास्टिक के थैले में रखेंगे और सील कर देंगे, बंद कर देंगे। पुट दीज 2 प्लास्टिक बैग्स इन अ वार्म रूम, और इन दोनों प्लास्टिक के थैलों को एक गर्म कमरे में रख देंगे। नाउ कीप द थर्ड पीस ऑफ ब्रेड इन अ रेफ्रिजरेटर। अब ब्रेड के तीसरे टुकड़े को एक रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। आफ्टर पुटिंग इट इन द थर्ड प्लास्टिक बैग, इसको तीसरे प्लास्टिक बैग में रखने से पहले इसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे।
आफ्टर अ वीक, एक सप्ताह के बाद, एग्जामाइन द ब्रेड पीसेस विदाउट ओपनिंग द बैग। इन तीनों ब्रेड के टुकड़ों को निरीक्षण करेंगे बैग खोलने बिना, ऊपर से ही देखेंगे। क्या देखेंगे आप? ए वाइट कॉटनी ग्रोथ ऑफ द मोल्ड, एक बिल्कुल सफ़ेद कलर की सूती जैसी दिखने वाली सफ़ेद रंग की जो फफूंदी है वो इस पर आ जाएगी। कैन बी सीन इन द फर्स्ट प्लास्टिक बैग, पहले प्लास्टिक बैग में जिसको हमने रखा था, जिस पर पानी डाल के रखा था, उस ब्रेड के ऊपर फफूंद आ जाएगी। देयर विल बी नो ग्रोथ ऑफ द फंगस इन द अदर टू बैग्स, और जो दूसरे अन्य 2 बैग्स हैं उनमें कोई भी फफूंदी की वृद्धि नहीं होगी। तो इससे क्या निष्कर्ष पे पहुंचते हैं हम? द ब्रेड इज अ फेवरेबल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द मोल्ड। तो ब्रेड जो है वो एक अच्छा कार्बनिक पोषक तत्व है फफूंदी की वृद्धि के लिए। द फर्स्ट प्लास्टिक बैग हैज़ ऑल फेवरेबल कंडीशंस फॉर इट्स ग्रोथ, और जो पहला प्लास्टिक बैग था वो इसकी वृद्धि के लिए, उसमें सारी स्थितियां जो है इसके अनुरूप थीं। वार्मथ एंड ह्यूमिडिटी, उसी प्रकार की गर्मी थी और वैसी ही ह्यूमिडिटी थी। देयर विल बी नो ग्रोथ ऑफ फंगस इन द अदर 2 बैग्स, और अन्य 2 थैलों में फंगस की कोई भी वृद्धि नहीं हुई। क्यों? वन ऑफ द कंडीशंस, एक कंडीशन होती है, एक शर्त होती है, एक दशा होती है, दैट इज मॉइस्चर इज नॉट फेवरेबल इन द सेकेंड बैग। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दूसरे बैग में जो है नमी उसके अनुरूप नहीं थी, उसके लिए अच्छी नहीं थी। द थर्ड बैग डज नॉट गेट फेवरेबल टेम्परेचर कंडीशन फॉर द फंगल ग्रोथ, और तीसरे बैग में जो है वो तापमान जो है उसके अनुरूप नहीं था। नाउ नंबर 2, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, परजीवी पोषण। पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स लिव ऑन और इनसाइड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड होस्ट्स एंड डिराइव देयर फूड फ्रॉम देम। पैरासाइटिक जो जीव होते हैं, जो परजीवी होते हैं, वो जीते हैं अंदर या बाहर, दूसरे जीवों के अंदर या बाहर, जो कि उनके होस्ट होते हैं, जो उनका पोषण करते हैं, जिनके ऊपर वो जीवित रहते हैं, उनको कहते हैं होस्ट। एंड डिराइव देयर फूड फ्रॉम देम, और ये अपना भोजन उन्हीं से ग्रहण करते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms take in food from other living organisms is called parasitic nutrition। और पोषण का यह प्रकार जिसमें एक जीव दूसरे जीव से अपना भोजन खींचता है या प्राप्त करता है, उसको कहते हैं परजीवी पोषण। इन पैरासाइटिक एसोसिएशन द पैरासाइट इज ऑलवेज बेनिफिटेड वेयर एज द होस्ट इज हार्म्ड। और इस प्रकार की संगति में, पैरासाइटिक एसोसिएशन में, परजीवी संगति में, हमेशा जो परजीवी है वो फायदे में रहते हैं, और जो उनके होस्ट है, जिनके ऊपर वो जीवित रहते हैं, वो हमेशा नुकसान में रहते हैं। वो पौधा हमेशा नुकसान में रहता है। पैरासाइटिक प्लांट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, और ये जो पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। उससे पहले एक दृष्टि इधर भी डालते हैं। पैरासाइटिक फंगी अटैक सेवरल क्रॉप्स कल्टीवेटेड प्लांट्स। जो परजीवी फफूंद होती है वो बहुत सा प्रकार की जो फसलों को है वो नुकसान पहुंचाती है, बहुत प्रकार के उगाए जाने वाले पौधों को नुकसान पहुंचाती है। ऑर्नामेंटल एंड मैनी वाइड प्लांट, बहुत सारे सजावटी पौधों को नुकसान पहुंचाती है, और बहुत सारे जंगली पौधों को भी नुकसान पहुंचाती है। ऑफन कॉजिंग सीरियस डिजीजेज इन देम, और इनकी वजह से उनमें बहुत सारे गंभीर रोग भी लग जाते हैं। रस्ट्स एंड स्पॉट्स आर कॉमन एग्जाम्पल्स। इसके स्पॉट्स और रस्ट, जो पत्तियों के ऊपर जंग जैसी संरचना आ जाती है, आप लोगों ने देखा होगा, वो इन्हीं के कारण होती है। दे आर नोन एज प्लांट पैथोजीन्स, और इनको जो है प्लांट पैथोजीन्स के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात पौधे के ये रोग जनक होते हैं। प्लांट पैथोजीन्स पौधे में ये रोग जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। पैरासाइटिक प्लांट्स के 2 टाइप्स देख लीजिए। टोटल पैरासाइट्स, पूर्ण रूप से जो परजीवी होते हैं। दीज प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर फूड एंड डिराइव ऑल ऑफ इट फ्रॉम द होस्ट। ये जो है कैन नॉट मेक देयर फूड, बिल्कुल अपना भोजन तैयार नहीं कर सकते, और पूर्ण रूप से एंड डिराइव ऑल ऑफ इट फ्रॉम द होस्ट,
ऑन विच दे आर टोटली डिपेंडेंट, ये पूर्ण रूप से उस पौधे के ऊपर जिससे ये भोजन ग्रहण करते हैं उससे पूर्ण रूप से निर्भर होते हैं, बिल्कुल भी भोजन अपना खुद तैयार नहीं करते पूरे अपने जीवन में, थ्रू आउट देयर लाइफ, है ना। उदाहरण के लिए कुस्कुटा, जिसको अमरवेल कहते हैं, ये टोटल स्टेम पैरासाइट, ये पूर्ण रूप से जो है एक तने वाला जो है परजीवी है। रफलेसिया है टेटल रूट पैरासाइट, ये जड़ में पाया जाने वाला परजीवी है रफलेसिया। नाउ सेकेंड टाइप पार्शियल पैरासाइट, जो आंशिक परजीवी होते हैं। दे हैव ग्रीन लीव्स, उनमें हरी पत्तियां होती हैं, एंड देयरफॉर कैन मेक फूड फॉर देमसेल्फ, और इसलिए वो अपने लिए भोजन भी तैयार कर सकते हैं। हाउ एवर दे गेट वाटर एंड मिनरल्स दे नीड फॉर मेकिंग फूड फ्रॉम द होस्ट, और अपना भोजन तैयार करने के लिए जो खनिज और जल की आवश्यकता होती है वो जो होस्ट प्लांट होता है जिसके ऊपर वो रहते हैं उससे प्राप्त करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं मिस्लीटो, ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट है ये, और संदलवुड, ये पार्शियल रूट पैरासाइट है। संदलवुड चंदन को कहते हैं, ये जो है रूट पैरासाइट है, ठीक है। ये दूसरे की जड़ों से अपने पोषक तत्वों को खींचता है। नंबर 3 सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, टू ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन क्लोज एसोसिएशन with each other being of mutual benefits are called symbionts. Two organisms living in close association, दो जीव जो कि घनिष्ठ संगति में रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, being of mutual benefits, वो जो है साझा लाभ लेते हैं, उनको कहते हैं सहजीवी, symbionts, syn together bionts life, जो साथ साथ जीवन जीते हैं वो सहजीवी कहलाते हैं। एंड द कंडीशंस ऑफ लिविंग टुगेदर इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, और इनके साथ रहने की जो दशा होती है उसको कहते हैं सिम्बायोसिस, सहजीविता। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पेसीज इज एस्टेब्लिश्ड इन दे लिव टुगेदर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स इज कॉल्ड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और पोषण का वो तरीका जिसमें कि इन विच अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, जिसमें दो जीवों में एक बड़ी घनिष्ठ रिलेशन होता है ऑफ डिफरेंट स्पेसीज, जो कि भिन्न भिन्न जातियों के होते हैं, उनमें जो है घनिष्ठ संबंध स्थापित होता है। दे लिव टुगेदर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स, और वो साथ साथ रहते हैं उनके साझा लाभ के लिए, उसको कहते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन अर्थात सहजीवी पोषण। लिचिन is an example of such an association of two organisms, algae and fungi. लिचिन जो है इसका एक उदाहरण है, इस प्रकार की संगति का एक उदाहरण है जिसमें एल्गे जो कि स्वपोषी है और फंगी जो कि एक सेप्रोफाइट है, ये मृतपोषी जो कहते हैं, ये एक ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो दोनों साथ में रह करके जीवित रहते हैं, ये दोनों संगति करते हैं। द फंगस होल्ड्स द एल्गल सेल्स, जो फंगस है वो एल्गल की कोशिकाओं को पकड़ लेती है। इन इट्स मैट ऑफ बेब लाइक हाइफे, इसकी चटाई जैसी संरचना वाली बेब जैसी हाइफे में, एंड सप्लाइज देम विद वाटर एंड मिनरल्स, और उसको जो है जल की और खनिजों की आपूर्ति करती है। एल्गे ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जो एल्गे है वो प्रिपेयर्स फूड एंड सप्लाइज इट टू द फंगी, वो भोजन को तैयार करती है और फंगी को इसकी आपूर्ति कराती है। राइजोबियम, द बैक्टीरियम लिविंग इन एसोसिएशन विद रूट नूडल्स ऑफ लिगुमिनस प्लांट्स इन अनदर एग्जाम्पल, और दूसरा उदाहरण जो है वो राइजोबियम है, जो लिगुमिनस जो पौधा होता है उसकी जो जड़ें होती हैं उनके साथ में संगति करता है। इट डेराइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द रूट्स, और ये अपना जो पोषण है वो जड़ों से प्राप्त करता है। एंड इन टर्न, और इसके बदले में कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, जो वातावरण में नाइट्रोजन मौजूद होती है उसको नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में बदल देता है। दीज कंपाउंड्स आर यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स, और इन कंपाउंड्स का प्रयोग पौधे के द्वारा प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। इन दिस वे द सॉइल इज रिप्लेनिश्ड विथ
नाइट्रोजन नेचुरली। और इस तरीके से मिट्टी जो है प्राकृतिक तरीके से नाइट्रोजन को प्राप्त कर लेती है। प्राकृतिक तरीके से मिट्टी में दोबारा से नाइट्रोजन की मात्रा को पूरा किया जाता है। सिंथेसिस ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अन्य कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे सिंथेसाइजेस कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण करते हैं। दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉन्टेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और ये जो है वो कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होती है। प्लांट्स आल्सो सिंथेसाइज अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। पौधे अन्य कार्बनिक यौगिकों को भी संश्लेषित करते हैं, जैसे प्रोटीन है। प्रोटीन हेल्प्स टू मेक न्यू सेल्स एंड आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ बॉडी बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्रोटीन जो है वो सभी जीवों के द्वारा उसका प्रयोग जो है नई कोशिकाओं के बनाने के लिए किया जाता है और शरीर की वृद्धि के लिए किया जाता है। दे आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉन्टेनिंग नाइट्रोजन अपार्ट फ्रॉम कार्बन। और ये जो है मिश्रित कार्बनिक अणु होते हैं जिनमें कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी होती है। फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। पौधे नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? दो नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन एबुडेंस। यद्यपि नाइट्रोजन जो है वो वातावरण में प्रचुर मात्रा में मौजूद है, अबाउट 78% बाई वॉल्यूम। और ये अगर इसकी मात्रा का अनुमान लगाएं तो लगभग 78% जो है इसका वॉल्यूम है। इट्स फॉर्म इज इनर्ट, परंतु इसकी जो ये अवस्था है वो होती है अक्रिय होती है। एंड कैन नॉट बी यूज्ड बाय एनी ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली। और इसलिए ये किसी भी जीव के द्वारा सीधे तौर पर प्रयोग में नहीं लाई जा सकती। प्लांट्स डिराइव नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल। पौधे जो है वो नाइट्रोजन मिट्टी से लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड। और इसकी जो अवस्था होती है वो नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के रूप में होती है। द कन्वर्जन ऑफ फ्री नाइट्रोजन ऑफ द एटमॉस्फेयर into nitrogenous compound to make it available for plants is called nitrogen fixation। और जो वातावरण में जो नाइट्रोजन मौजूद है उसका नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में परिवर्तन कर उसको पौधे के लिए उपलब्ध कराना ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। नाइट्रोजनस कंपाउंड्स आर मेड अवेलेबल टू प्लांट्स फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स। और नाइट्रोजनस जो कंपाउंड्स होते हैं वो पौधे के लिए उपलब्ध रहते हैं, उसको प्रोटीन का संश्लेषण करने में उसकी सहायता करते हैं। डिफरेंट मेथड्स दैट हेल्प इन कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म्स आर। और जो वातावरण में नाइट्रोजन मौजूद है उसको उपयोगी बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की मेथड जो है वो प्रयोग किए जाते हैं। बहुत सारे तरीकों का जो है उपयोग में लाया जाता है, सहायता ली जाती है। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ड्यूरिंग लाइटनिंग प्रोसेस फिक्स सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है ड्यूरिंग लाइटिंग प्रोसेसेस, प्रकाश क्रिया जो होती है जब बिजली कड़कती है आसमान में, उसके दौरान भी नाइट्रोजन की कुछ मात्रा जो है वो मिट्टी में संरक्षित हो जाती है। A number of free living bacteria and symbiotic bacteria take part in fixing the atmospheric nitrogen। A number of free living bacteria, बहुत सारे मुक्त रूप से जीवित रहने वाले बैक्टीरिया और कुछ सिम्बायोटिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो पार्ट इन फिक्सिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। वो वातावरण की नाइट्रोजन को पौधों के लिए उपयोगी बनाने की क्रिया जो है उसमें सहयोग प्रदान करते हैं। एजोबैक्टर इज़ वन सच एग्जाम्पल ऑफ फ्री लिविंग बैक्टीरिया। एजोबैक्टर जो है वो फ्री लिविंग बैक्टीरिया का जो है एक एग्जाम्पल है। राइजोबियम
लिविंग इन रूट नूडल्स, राइजोबियम जो है वो जड़ों की जो नूडल्स होते हैं उनमें रहता है, जैसा अभी ऊपर आपने पढ़ा था लेगुमिनस जो प्लांट होता है उसकी जड़ों में रहता है। फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, और ये जो वातावरण की नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रेट्स के रूप में परिवर्तन करके मिट्टी में फिक्स करता है। फार्मर्स रिप्लेनिश नाइट्रोजन इन द सॉइल बाय एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल, और किसान जो है वो मिट्टी में उर्वरक डाल के नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। दैट कॉन्टेन नाइट्रोजन कंपाउंड्स, जिसमें कि नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं। दीज फर्टिलाइजर्स आर वाटर सोल्यूबल्स, और ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, उर्वरक होते हैं, वो पानी में घुलनशील होते हैं। दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स थ्रू द रूट्स, और वो पौधों के द्वारा जड़ों के माध्यम से अवशोषित कर लिए जाते हैं। स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण का विशेष तरीका क्या है? ए स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्लांट्स आर इंसेक्टिवरस प्लांट्स, पौधों की एक विशेष कैटेगरी है जिसको कहते हैं इंसेक्टिवरस प्लांट्स, अर्थात कीटभक्षी पौधे। दीज प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड कार्निवरस प्लांट्स, इन पौधों को हम मांसाहारी पौधे भी कहते हैं। एज दे कैप्चर एनिमल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स पर्टिकुलरली इंसेक्ट्स, जैसा कि वो विभिन्न प्रकार के जानवरों को पकड़ लेते हैं, खास तौर पर कीड़ों को, इंसेक्ट्स को। दीज आर यूजुअली ग्रीन एंड कैन मेक देयर ओन फूड, ये आमतौर पर हरे होते हैं और अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से दे सप्लीमेंट देयर नॉर्मल ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वो अपने सामान्य स्वपोषी पोषण की जो है पूर्ति करते हैं विद द फॉर्म ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक परपोषी पोषण के तरीके से। करते तो स्वपोषी है, परंतु क्योंकि वो कीटों का भक्षण करते हैं तो दूसरे पे आश्रित हो गए, तो परपोषी हो गया। तो स्वतः तैयार करते हैं परंतु दूसरे की सहायता से। सच प्लांट्स टाइपिकली लिव इन नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल, इस प्रकार के पौधे जो है वो नाइट्रोजन की कमी वाली जो मिट्टी होती है, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम होती है, वहाँ पर पैदा होते हैं। दे ट्रैप इंसेक्ट्स यूजिंग स्पेशलाइज्ड लीव्स और पार्ट्स ऑफ लीव्स, और ये जो है कीड़ों को पकड़ते हैं स्पेशलाइज्ड लीव, विशेष तौर की पत्तियों का प्रयोग करके या पत्तियों के भागों का प्रयोग करते। डाइजेस्ट द प्रे एंड एब्जॉर्ब द नाइट्रोजनस प्रोडक्ट फ्रॉम देयर बॉडी, और वो जो है कीड़ों का शिकार करते हैं और उसमें से जो है नाइट्रोजन युक्त जो उत्पाद होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं उन कीटों की, पतंगों की, कीटों की शरीर से। हैंस देयर नाइट्रोजन डिमांड इज फुलफिल्ड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स रेदर देन द सॉइल, इसलिए उनकी जो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है वो बाहरी स्रोतों से पूरी कर लेते हैं, बजाय मिट्टी के बाहरी स्रोतों से ही उसको पूर्ण कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ कीटभक्षी पौधों के आपको पिक्चर्स दिखाए गए हैं और उनके विषय में बताया भी गया है। द हॉलो लीव्स ऑफ द पिचर प्लांट, ये जो है पिचर प्लांट है और इसकी जो खोखली पत्तियाँ होती हैं आर फिल्ड विद द फ्लूइड, इनमें एक तरल पदार्थ भरा रहता है। इंसेक्ट्स कम टू ड्रिंक इट, कीड़े जो है इस पदार्थ को पीने के लिए आते हैं, बट द लिड क्लोजेस, और जैसे ही वो इसको पीने आते हैं इसका ढक्कन जो ऊपर आपको दिख रहा है ये बंद हो जाता है। द इंसेक्ट्स आर ड्रोन्ड, और कीड़े जो है इसमें डूब जाते हैं एंड ईटन बाय द पिचर प्लांट, और उनका पिचर प्लांट के द्वारा भक्षण कर लिया जाता है। इसी प्रकार से ये सेकंड आपका है वीनस फ्लाई ट्रैप। द लीव्स ऑफ वीनस फ्लाई ट्रैप इज लाइक अ ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप की जो पत्तियां होती हैं वो एक जाल की तरीके से होती हैं। इट कैन क्लोज सडनली, ये जल्दी से एकदम से बंद हो सकती हैं। व्हेन एन इंसेक्ट सिट्स ऑन देम, जब उन पर एक कीड़ा बैठता है वो तुरंत बंद हो सकती है, तुरंत बंद हो जाती हैं और फिर वो अंदर ही कीड़े को जो है भक्षण कर लेती हैं, हजम कर लेती हैं, उसको डाइजेस्ट कर लेती हैं। ये थर्ड एग्जाम्पल आपका द लीव्स ऑफ sundew secrete a kind of fluid that glitters in the sun like dewdrops. The leaves of sundew, जो sundew पौधा है उसकी जो पत्तियां हैं secrete a kind of fluid, उनमें एक प्रकार का एक तरल पदार्थ छुपा हुआ रहता है that glitters in the sun like dewdrops, जो कि सूर्य की रोशनी में ओस की बूंदों की तरह चमकता है। When an insect sits on the leaf, और जब कोई भी कीड़ा, कोई भी कीट
पत्ती पर बैठता है, इट गेट्स एंटेंगल्ड इन द स्टिकी फ्लूइड, तो ये जो चिपचिपा तरल होता है उसमें फंस जाता है, उसकी पकड़ में आ जाता है और पौधा जो है इसको भक्षण कर लेता है। तो इस प्रकार से ये कुछ कीटभक्षी पौधों के एग्जाम्पल्स थे, आपने देखे। नाउ मिनरल न्यूट्रिशन। प्लांट्स नीड अ वाइड वैरायटी ऑफ मिनरल एलिमेंट्स फॉर कैरिंग आउट लाइफ फंक्शंस। पौधों को अपनी जीवन क्रिया को संचालित करने के लिए विभिन्न प्रकार की, बड़ी बृहद प्रकार की खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। दीज आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल, और इनको जो है मिट्टी से एब्जॉर्ब किया जाता है, मिट्टी से अवशोषित किया जाता है बाय द रूट सिस्टम, जड़ तंत्र के द्वारा, कैरी टू द स्टेम, फिर तने तक पहुंचाया जाता है, ब्रांचेज एंड लीव्स, टहनियों तक और पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। द मिनरल सोर्सेज आर एयर, सॉइल एंड वाटर। द मिनरल सोर्सेज आर, और जो खनिजों के स्रोत हैं वो वायु हैं, मिट्टी है और जल है। मिनरल साल्ट्स, खनिज लवण जो है वो गेट डिजॉल्व इन वाटर, वो पानी में घुलनशील होते हैं, एंड आर टेकन अप, पानी में घुल जाते हैं और पौधे में ऊपर तक पहुंच जाते हैं। प्लांट्स यूज मिनरल्स इन अ नंबर ऑफ वेज, पौधे जो है वो खनिजों का प्रयोग कई तरीके से करते हैं। दे बिकम constituents of protoplasm and cell wall, they become constituents of protoplasm and cell wall, वो जो है प्रोटोप्लाज्म और सेल वॉल के जो है कॉन्स्टिट्यूंट्स हो जाते हैं। आप देख सकते हैं नाइट्रोजन और सल्फर इन प्रोटीन्स, जैसे कि प्रोटीन में नाइट्रोजन और सल्फर होते हैं। मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल एंड कैल्शियम इन सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर मैग्नीशियम और क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोफिल और कैल्शियम जो है वो मैग्नीशियम में होता है। मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल और कैल्शियम में होता है सेल वॉल के अंदर, कोशिका भित्ति के अंदर। द सोर्सेज ऑफ सम इम्पोर्टेंट प्लांट न्यूट्रिएंट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। द सोर्सेज ऑफ सम इम्पोर्टेंट प्लांट न्यूट्रिएंट्स, कुछ पौधों के पोषक तत्वों के जो स्रोत हैं, महत्वपूर्ण स्रोत हैं, वो नीचे टेबल में दिए हुए हैं। सोर्सेज ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, एयर, वाटर एंड सॉइल। तो एयर से क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। वाटर, हाइड्रोजन और डिजॉल्व मेटल्स इन आयोनिक फॉर्म। सॉइल से क्या मिलता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, जिंक, बोरॉन, कॉपर, कोबाल्ट और मोलिब्डेनम। These mineral nutrients are used by the plants for their growth and developments. इन खनिज जो ये पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, इनका प्रयोग जो है पौधे के द्वारा उसकी वृद्धि और विकास के लिए किया जाता है। Their amount keep on decreasing in the soil as they are used by plants. और इनकी जो मात्रा है वो मिट्टी में कम होने लगती है जैसे जैसे वो पौधे के द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर इट्स लॉस, और इनकी क्षति को पूर्ण करने के लिए द फार्मर्स यूज फर्टिलाइजर्स, किसान जो है वो उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, एंड मैन्यूअर्स और खाद का प्रयोग करते हैं। दीज कॉन्टेन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स दैट रिप्लेनिश इन द सॉइल, और इनमें कुछ विशेष पोषक तत्व होते हैं जो कि मिट्टी में मिल जाते हैं, पुनः मिट्टी में आ जाते हैं। दिस एनरिचमेंट ऑफ द सॉइल कीप्स द प्लांट हेल्दी, और मिट्टी में इन पोषक तत्वों की यह जो एनरिचमेंट, ये जो पूर्णता है जो कि किसान उर्वरक के द्वारा पूरी करता है, प्लांट हेल्दी विच लीड्स टू अ लार्ज क्रॉप आउटपुट, जो पौधे को स्वस्थ बनाती है और जिसकी वजह से अच्छी फसल की पैदावार होती है। कैन यू से वाई फार्मर्स प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन इन देयर फील्ड? क्या आप बता सकते हैं कि किसान अपने खेतों में फसल चक्र का अनुसरण क्यों करते हैं? क्यों करते हैं पता है? क्योंकि ताकि मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी पूरी होती रहे, फसल चक्र के द्वारा उनकी कमी पूरी हो जाती है।
लेट अस रिवाइज। ये एक्सरसाइज जो है, अभी आपका लेसन जो है कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो आपको पीडीएफ में इसी के साथ में मिल जाएगी। उससे आप अपनी जो है एक्सरसाइज पूरी कर लेंगे। और इसमें यदि कोई आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स।